ठीक है बेटे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटे? लास्ट क्लास में एक्वस होमोजेनस का लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया था। ठीक 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 है, तो आज करेंगे बेटे हम लोग। अरे डाल दीजिए भाई। गैसियस होमोजेनस रिएक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। गैसियस होमोजेनस रिएक्शन। गैसियस होमोजेनस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए बेटे। गैसियस होमोजेनस रिएक्शन क्या होता है ये? अगेन आपको क्या अज्यूम करना है कि आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, और इस बार सारी की सारी चीजें कौन से फेज में है बेटे? गैसियस फेज में। ठीक है, और इस पे अप्लाई करेंगे बेटे आपका सिंपली लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और उसके पहले ये बताइए कि गैसियस फेज के लिए लास्ट क्लास में बताया था आपको एक्टिव मास के बारे में, है ना? तो कौन कौन सी चीजें एक्टिव मास होती हैं? पार्शियल प्रेशर, मोलैरिटी भी है, और क्या है? मोल फ्रैक्शन। मतलब इसमें आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने वाले हैं, ठीक है, वो तीन अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो के ई क्यू होता है, के ई क्यू उसके अलग अलग तरीके होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के, है ना? वो क्या क्या हो सकता है बेटे? के सी, के पी और ठीक। तो क्योंकि ये गैसियस फेज का है, तो ऑब्वियसली इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटे? के सी तो लिख ही सकते हैं, बिकॉज इसका एक्टिव मास होता ही है ना? तो वो कैसे लिखा जाए? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, डी की पावर डी, बाई, ठीक है, ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक। तो ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसमें देखिए, जो कंसंट्रेशंस रखे जाते हैं बेटा ना, ए बी सी डी वाले, वो इक्विलिब्रियम वाले होते हैं या इनिशियल वाले? वो होते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आप इक्विलिब्रियम वाला पुट करेंगे। सिमिलरली केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा बेटे? पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर क्या? सी, एंड देन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए। और अच्छा, ये जो पार्शियल प्रेशर्स रखे जाएंगे, ये भी कौन से टाइम के होंगे? इक्विलिब्रियम। किस टाइम के होंगे ये? इक्विलिब्रियम। ये बात आ रही समझ में? ठीक है, तो ये हुआ आपका केपी का एक्सप्रेशन। अच्छा, अब ये जो इक्विलिब्रियम वाला पार्शियल प्रेशर है, ये आप निकालेंगे कैसे बेटे? तो अगर आप देखें, पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता है बेटे? बताइए। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये आपने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी जो है वो हो गया टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। कौन से कंडीशन पे बेटे? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिस भी टाइम पे, जिस भी पॉइंट पे आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, उसी टाइम का क्या होना चाहिए? टोटल प्रेशर होना चाहिए, और उसी टाइम का क्या होना चाहिए? क्या? मोल फ्रैक्शन। क्या होना चाहिए? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप पी सी लिखना चाहते हैं बेटे, तो ये क्या होगा बताइए? पी टी ई क्यू एंड एक्स सी ई क्यू, है ना, एंड सो ऑन, है ना? ये आप लिख देंगे बेटे कहाँ तक? पी ए और पी बी दोनों के लिए। क्लियर यहाँ तक? बताओ। ठीक है, अच्छा, ये लिखने के बाद जो तीसरा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कैसे डिनोट करेंगे बेटे आप? के एक्स, है ना? के एक्स क्या हो जाएगा जब आपका लॉ ऑफ, हाँ, मतलब जो आपका एक्टिव मास है वो आप किस टर्म में अप्लाई कर रहे हैं? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा बेटे? अगेन सेम तरीका है, एक्स सी की पावर सी, एक्स डी की पावर डी, और इसमें भी जो मोल फ्रैक्शन होंगे बेटे, ये वो भी कौन सा होगा? कौन सा वाला होगा बताइए? इक्विलिब्रियम टाइम वाला। जो इक्विलिब्रियम पे मोल फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा वो आपका एक्स ए बी और सी और डी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एक लाइन लिखिए इसमें पहले। फॉर गैसियस, फॉर गैसियस
phase, for gaseous phase, there are there are three different active masses. Three different active masses. Therefore, equilibrium constant can be written in three different ways. Three different ways. That is Kc, Kp and Kx. Kc, Kp and Kx. ठीक है, चलिए अब इसे नोट कर लेंगे बेटे। चलिए आगे लिखिए बेटे। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखिए, आपको पता है बेटे गैसियस फेज है, और गैसियस फेज के ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? पी बी इज इक्वल्स टू क्या लगा सकते हैं बेटे? एनआरटी, है ना। कौन सी इक्वेशन है ये? आप बोलेंगे इसे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, पी बी इज इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो पी है, अगर मैं
लगाता हूँ कौन से गैस के लिए, पर्टिकुलरली डी के लिए, है ना, कौन से गैस के लिए लगाना बेटे, डी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। और वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जो पूरे कंटेनर के लिए क्या होगी, सेम होगा, मतलब कोई भी गैस होगा वो सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी। मतलब मैंने आपको बोला था, याद करिए, इक्विलिब्रियम वैसे भी कहाँ होता है बेटे, एक क्लोज कंटेनर, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कोई भी गैस डालता हूँ, चाहे वो कितना भी अमाउंट क्यों ना हो, उन सभी का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। सभी का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो V जो है उसको हमने V रहने दिया, बिकॉज बिकॉज वो सभी गैसेस के लिए, A B C D के लिए, सभी के लिए वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। देन N क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जिसका पार्शियल प्रेशर आप रख रहे हैं। तो जिसका भी पार्शियल प्रेशर आप रखते हैं, ठीक है, उसी गैस का मोल यहाँ पर आपको रखना होता है, ठीक है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट है। और कैपिटल T क्या है, टेम्परेचर, जो कि अगेन सभी गैसेस के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस टर्म को थोड़ा सा अगर अरेंज करें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आप पी डी इज इक्वल्स टू N D/V इंटू आर टी, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ये क्या होता है बेटे, बताइए जरा। तो ये होता है क्या, मोलैरिटी, है ना, ये क्या होता है बेटे, मोलैरिटी। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, मोलैरिटी ऑफ डी, मोलैरिटी ऑफ डी, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। सिमिलरली ये पीडी हो गया, वैसे ही आप क्या लिख सकते हैं बेटे, पीसी, पीसी कैसे लिखेंगे आप, सी इंटू क्या, आर टी, है ना, एंड सो ऑन, है ना। इसके लिए आप पीए और पीबी भी लिख सकते हैं। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक, बताओ, ठीक है। फिर क्या करना है बेटे, आपको जरा केपी का एक्सप्रेशन देखिए। जो केपी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, पीसी की पावर सी, पी डी की पावर डी, बाई पी ए की पावर ए, और पी बी की पावर क्या, बी, ठीक है। इसमें आप ए बी सी डी, है ना, पी ए पी बी पी बी और पी सी और पी डी, ये सारे टर्म्स को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो उससे क्या बनेगा, देखिए, के पी इज इक्वल्स टू, पहला टर्म बना रहा हूँ बेटे, सी आर टी, और इस पूरे की पावर क्या है, सी, ठीक है। और फिर डी की बात करें तो डी आर टी, और पूरे की पावर क्या है, डी, ठीक है यहाँ तक, बोलो। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटे, ए आर टी, और इस पूरे की पावर ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी आर टी, और पूरे की पावर क्या, बी, ठीक है, फुल पावर बी, ठीक। अब कुछ मत करो भाई, अरेंज कर दो, है ना, सी की पावर सी, और क्या, डी की पावर डी, ए की पावर ए, और बी की पावर बी, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, के सी बन जाएगा, ठीक है। तो रिलेशन आएगी के पी इज इक्वल्स टू के सी, और यहाँ पर क्या बच रहा है बेटे, देखिए, आर टी, आर टी में सी प्लस डी, और माइनस ए प्लस बी, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में इसी टर्म को आप डेल्टा एन जी बोलते थे, याद करिए, डेल्टा एन जी, है, डेल्टा एन जी क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आपका डेल्टा एन जी हो रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन है केपी और केसी में। इसमें जरा यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स वगैरह क्या रखेंगे आप, आर की, है ना, आर की क्या यूनिट्स रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, केपी के टर्म में ना, केपी के इक्वेशन में जो पार्शियल प्रेशर्स रखे जाते हैं बेटे, वो नॉर्मली किस में रखे जाते हैं, एटीएम। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एटीएम में रखेंगे, पर मैं बता रहा हूँ जनरली, जनरली किस में रखते हैं आप, एटीएम में रखते हैं, पार्शियल प्रेशर के सारे टर्म्स, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, ठीक है। सिमिलरली केसी के एक्सप्रेशन में जो मोलैरिटी होती है वो रखी जाती है कौन सा यूनिट में बेटे, मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर आपने केपी और केसी इन पर्टिकुलर यूनिट्स में, है ना, पुट किया हुआ है ना, केपी के प्रेस टर्म्स को एटीएम में रखा है, केसी के टर्म्स को मोल पर लीटर में रखा है, तो ऐसे केस में आर की जो वैल्यू आप यूज करेंगे वो होगी बेटे 0.0821, 0.0821, ठीक है। जिसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एटीएम है, यहाँ पर लीटर है, इसीलिए आप ये एटीएम लीटर वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको एसआई में पुट करना है, ठीक है, तो फिर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रेशर रखना होगा किसमें, पास्कल में, और मोलैरिटी किसमें रखनी होगी, मोल पर मीटर क्यूब। क्योंकि मोलैरिटी की एसआई यूनिट क्या होगी,
मोल पर मीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम, लीटर 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 वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब, है ना। ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी मोल पर? फिर आर भी चेंज होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ एसआई में कर रहे हैं, तो आर किस में रखेंगे आप? एसआई में। तो आर की एसआई यूनिट क्या है? 8.314। और टेम्परेचर में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये तो हमेशा ही किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। पर मिलेगा नहीं ऐसा केस, आपको यही मिलेगा ना, एटीएम और मोल पर लीटर ही आपको मोस्टली मिलेगा। ठीक है। तो ये आर की वैल्यू यूज करेंगे। एक छोटी सी बात और याद रखें, 1/r जो है वो अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हैं बेटे? 12.1 ले सकते हैं, जिसको अगर ज्यादा ही अप्रोक्स करना है आपको, क्या ले लो बेटे? सिंपली 12 ले लो। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजियर साइड पे आ जाएगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ ये वाला, इसी इसे यही वाला आ रहा है। नहीं चेंज करेगा ना बेटा, इक्विलिब्रियम और टोटल प्रेशर सेम कैसे रहेगा? वो तो मोल्स पे डिपेंड करता है ना। अगर आपके पास एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का कंटेनर है, ठीक है, ऐसे सोचिए, वॉल्यूम फिक्स्ड है, टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है। तो पीवी एनआरटी में जो टी है वो किसके हिसाब से वैरी करेगा? एन के हिसाब से। और जब रिएक्शन कैरी आउट होगी तो एन तो कांस्टेंट रहे जरूरी नहीं, वो चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए पीटी में टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम इंस्टेंट वाला ही आपको बताना होता है। ओके बेटे लिख लिए। ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बेटे, रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स। रिलेशन बिटवीन केपी एंड के एक्स। ठीक है। चलो यहाँ देखो, केपी और के एक्स में क्या रिलेशन है बच्चे, यहाँ पर देखिए सभी लोग। तो आपको बताया था मैंने कि जो पार्शियल प्रेशर होता है पीडी, है ना, ये अगर आप डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप? एक्स डी, है ना। और ये दोनों ही चीजें कौन सी कंडीशन पे होती है? इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो जैसे आप पीडी लिख रहे हैं वैसे ही आप क्या लिखेंगे बेटे? पीसी, पीए और पीबी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारे लिखेंगे। मान लीजिए पीए में लिख दे रहा हूँ लास्ट वाला, दैट इज ये हो जाएगा अगेन पीटी। जहां पर पीटी क्या है मैं बताया आपको बेटे, पीटी
टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये आपका पीए है। अच्छा, और केपी का जो एक्सप्रेशन था वो क्या था बेटे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी डी की पावर डी बाई, और अभी जो आपने पीए पीबी पीसी और पीडी निकाला है, ये सारी चीजें यहाँ पर पुट करेंगे तो उससे अल्टीमेटली क्या रिलेशन बनेगा? देखिए, यहाँ पर आ जाएगा पीटी और एक्स सी की पावर क्या बेटे? सी, बोलो। और यहाँ पर आएगा पी डी, तो पी टी इंटू एक्स डी। एक्स डी का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाई, बोलिए, पी टी इंटू एक्स ए की पावर ए और पी टी इंटू एक्स बी की पावर क्या? बी। बोलिए, क्लियर है बेटे यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, फिर से वही काम करेंगे। एक्स वाले सारे टर्म्स जो है ना उसको अलग कर लेंगे, एक्स वाले। ठीक है, हाँ, वही टर्म क्या बन जाएगा बेटे? के एक्स बन जाएगा। एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर डी बाई एक्स की पावर ए और इंटू एक्स की पावर बी। ये पूरा टर्म क्या बन गया? के एक्स बन गया। और पीटी, पीटी कौन सा वाला बेटे? इक्विलिब्रियम वाला। पीटी कौन सा? इक्विलिब्रियम वाला। और इस पूरे की पावर क्या आ गई बेटे? डेल्टा एन जी। फिर से वही, क्या? सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी। तो ये आपका केपी और के एक्स का रिलेशन हो गया, जिसमें अगेन ध्यान रखना है कि पीटी आपका किस में रहे बेटे? एटीएम में रहे। किस में रहे? क्योंकि केपी और केपी में, बेसिकली केपी में आप पार्शियल प्रेशर जो यूज करेंगे वो एटीएम में करेंगे, और मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? यूनिटलेस टर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए पीटी आपका होना चाहिए किसमें? एटीएम। ठीक है, चलो नोट कर लो इसे। चलिए, मॉड्यूल्स निकाल लीजिए बेटे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये निकाल लो बेटे, पेज नंबर 180, डीपीपी नंबर 1। 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 1, 3, 5 और 10। 1, 3, 5 एंड 10।
बना बेटे, पहला वाला बना। बन गया सारे। ओके बेटे, तीनों वही, तीनों इसी पे था, केपी इक्वल टू केसी पे है ना। चलो बच्चों आगे बढ़े अब। बताए बेटे, कोई किसी में डाउट आया आपको? डाउट नहीं आ रहा है? बाकी बच्चे बोले बेटे, लास्ट बेंच। लास्ट बेंच बेटे बताइए। बोलो भैया। क्या? क्या? आजकल कम आ रहा है? मतलब एग्जाम में? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा पॉइंट ये है ना कि मतलब ये ना डायरेक्ट इससे सवाल पूछे जाए थोड़े से कम चांस होता है ना। इसका जो फेवरेट टॉपिक है खासकर मेंस का, वो पूछता है कि इसमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया पर एक टॉपिक आएगा इसमें, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं इसके, है ना, वो पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन इसके प्रिंसिपल ज्यादातर पूछे जाते हैं कहाँ पर? आयनिक में, है ना। हाँ, आयनिक के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा बनते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में। ठीक है, और केमिकल आएगा तभी आयनिक आ पाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको भी वैसे ही पढ़ना पड़ता है जैसे आप आयनिक को पढ़ते हैं, है ना। और आपको जैसा कि पहले भी बताया मैंने, आपको रेडॉक्स में भी लग रहा था तो शुरू के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ये अच्छा होता है ना। उसके बाद आपको लगता है कि अच्छा है, इसलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ना। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चैप्टर को ज्यादा हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अभी जब तक मजा आ रहा है मतलब कि तब तक मतलब इसका मतलब कहानी शुरू नहीं हुई अभी, है ना। और जब हालत खराब होगी तब कहानी शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं बेटे। फॉर हेट्रोजेनस रिएक्शन, हेट्रोजेनस रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं? जिसमें कि हाँ कोई एक फेज जो है बाकियों से क्या होगा बेटे? डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप क्या ले सकते हो? मान लीजिए CaCO3 है ना, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको आप कर रहे हैं बेटे क्या? डिकम्पोज। ठीक है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जिससे कि क्या बन रहा है बेटे? CaO सॉलिड, और क्या बन रहा है? CO2 गैस। CaO सॉलिड और क्या बन रहा है बेटे? CO2 गैस। ठीक है, इस रिएक्शन में बेसिकली जो
फेजेस है अगर आप वो देखें तो डिफरेंट है बेटा ना, किसी एक का फेज डिफरेंट है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक हेट्रोजेनस रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर आपको केपी लिखना है तो केपी कैसे लिखा जाएगा बेटे? तो केपी लिखने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या, CO2, बिकॉज बाकी दोनों क्या है, सॉलिड है, बाकी दोनों क्या है, सॉलिड। तो सॉलिड की कंसंट्रेशन, सॉलिड का एक्टिव मास क्या लिया जाता है, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका एक्टिव मास 1 लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर गैसियस फेज इन्वॉल्व है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं बेटे, पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका गैसियस फेज इन्वॉल्व है, तो आपको पता है कि गैसियस फेज के लिए दूसरा जो एक्टिव मास होता है वो क्या होता है, केसी होता है। तो वो क्या लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, CO2। और बाकी दोनों का क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटे? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर कोई ऐसा रिएक्शन आ गया, आप समझिए ध्यान से, अभी तो क्या कॉम्बिनेशन है बेटे, एक सॉलिड है एक गैस है, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक एक्वस हो जाए और एक गैस। देखो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, एक्सेस हो, है ना, इन सबका 1 है, तो ये परेशान नहीं करेंगे आपको। परेशान कौन करेगा, एक्वस और गैस। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ गैस वाला है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो परेशान करेगा वो है कि एक्वस और गैस, मतलब एक चीज एक्वस है और एक चीज क्या है, गैसियस फेज की। बता रहे समझ में? ठीक है, तो फिर क्या करना होता है आपको, कि आप जब केसी लिखेंगे, ठीक है, तो एक्वस वाला भी लिखेंगे, कंसंट्रेशन मोलैरिटी, और गैसियस फेज की भी क्या लिखेंगे बेटे, आप मोलैरिटी लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मोलैरिटी एग्जिस्ट करता है, हाँ कि ना। ठीक है, लेकिन जब आप केपी लिखेंगे, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ किसका पार्शियल प्रेशर आएगा, सिर्फ और सिर्फ गैस का, बिकॉज एक्वस फेज का पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो केसी अलग होगा, केपी अलग होगा, इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। लेकिन ऐसे केस में आप जो रिलेशन अप्लाई करते हैं केसी और केपी का, वो रिलेशन यूज नहीं कर पाएंगे आप, है ना, क्योंकि वो होमोजेनस के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और अबे सुनो पहले, जहां पर ना सिर्फ और सिर्फ गैसियस चीजें हैं, ठीक है, या फिर गैस के अलावा सिर्फ क्या है, सॉलिड है, या फिर लिक्विड है, या फिर एक्सेस है, ठीक है, तब आप केपी केसी हेट्रोजेनस में भी यूज कर सकते हैं रिलेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? या तो सारे गैस हो, या तो सारे गैस हो, या तो गैस के अलावा वो चीजें हो जिसकी कंसंट्रेशन 1 है। गैस के अलावा क्या हो, वो चीजें हो जिनकी कंसंट्रेशन क्या है, 1 है। ठीक है, तो उसमें भी आप केपी केसी का रिलेशन यूज कर सकते हैं। पर अगर एक्वस और गैसियस फेज का मिक्सचर आ गया, ठीक है, तो फिर आप केपी केसी का रिलेशन यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये तो आपको समझ में आ गया बेटे, बताइए। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया एक तरीके से, है ना। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे रहा हूं मैं, ए एक्वस, मान लीजिए 2A एक्वस है, प्लस बी लिक्विड गिव्स 3C गैस प्लस डी सॉलिड। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर आप केसी को लिखना चाहते हैं, केसी को, ठीक है, तो देखिए केसी कैसे लिखा जाएगा बेटे, बताइए। तो आप केसी के लिए बोलेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए की पावर क्या, 2। बिकॉज एक्वस के लिए और गैसियस के लिए, दोनों के लिए डिफाइंड है क्या, मोलैरिटी, है ना, डिफाइंड है। और अगर आप इसका केपी लिखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा बेटे, पीसी की पावर 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 3। बिकॉज इसके लिए और इसके लिए तो 1 ही है, और इसके लिए आप क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड है भाई, है ना, इस तरीके से 1 बोलिए इसको फिर। ठीक है, तो केपी और केसी जो है, ये आप इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ऑब्वियसली केपी और केसी में ज्यादा इंफॉर्मेटिव जो आपके लिए कौन सा होगा बेटे, केसी होगा। बिकॉज इसमें एक ऐसी एक ऐसा चीज है जो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर तो रहा है, पर आप उसको केपी के एक्सप्रेशन में जगह नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो इसीलिए केपी का एक्सप्रेशन यहाँ पर थोड़ा लेस यूजफुल होगा एज कंपेयर टू क्या, केसी, है ना। और ऐसे ही केसेस में आप रिलेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। कौन सा रिलेशन बेटे, केपी और केसी का रिलेशन, ये यूज नहीं कर पाएंगे। क्या, हाँ, के एक्स भी कर सकते हैं, के एक्स तो बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर। पूरे मॉड्यूल में ज्यादा कोई एक या दो सवाल कहीं पे मिलेगा, है ना। तो लेकिन वर्ड जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है कि भाई एग्जाम में आ ही जाए, ना, क्या कर सकते। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फॉर हेट्रोजेनस रिएक्शन।
वो बेटे बताइए, लिख लिए। चलिए, तो ये हो गया हेट्रोजेनस फेज के लिए एक्टिव मास आपने अप्लाई कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है वैंट हॉफ इक्वेशन। वैंट हॉफ इक्वेशन, VANT, वैंट हॉफ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखो भाई, वैन टॉप इक्वेशन जो है ये वो टॉपिक है जहां से PYQs में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे भाई। मैथमेटिकल इक्वेशन है, वही इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना होता है, इक्वेशंस को अप्लाई करना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि KC हो या फिर KP हो या फिर KX हो, ये सारे के सारे है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। और ये होते क्या है बेटे, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का क्या होता है, ये रेशियो होता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या होता है, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, है ना। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा बेटे, कौन, KC। ठीक है, तो ये बात बताई थी किसने, वैन हॉफ ने। और एक इक्वेशन के हेल्प से बताई थी कि कैसे, है ना, किस किस रेट से या फिर किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग KC की वैल्यू या फिर KP की वैल्यू टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वैरी करती है, कौन सी वो इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन जो है एक तरीके से आप क्या करते हैं बेटे, अर्हेनियस से डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप वैन टॉप इक्वेशन को लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली वैन टॉप इक्वेशन लिख रहा हूं। तो वो क्या होता है, K = A, E⁻ΔH/RT। K = A, E⁻ΔH/ क्या बेटे, RT। ठीक है, तो ये आपकी वैन हॉफ इक्वेशन है, जिसमें टर्म्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहले जो K है, K क्या है बेटे, ये है आपका क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कोई सा भी हो सकता है, KC KP, डिपेंडिंग अपॉन किस फेज का रिएक्शन, ठीक है, किसकी बात चल रही है। ठीक है, और अच्छा A क्या है यहाँ पे, A जो है वो अर्हेनियस कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, या फिर और क्या बोल सकते हैं बेटे आप इसे, वैंट हॉफ कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, वैंट हॉफ। दोनों को ग्रेड देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अर्हेनियस के इक्वेशन से इसको डिराइव किया जा सकता है। इसीलिए अर्हेनियस कांस्टेंट, और इक्वेशन बताई किसने थी, इंडिपेंडेंटली वैंट हॉफ ने। ठीक है, तो वैंट हॉफ कांस्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है बेटे। इसको पढ़ते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट लॉस और गेन at constant pressure when the reaction is carried out at constant pressure, है ना। R आपको पता है गैस कांस्टेंट है, और कैपिटल T क्या है बेटे, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है वैन हॉफ इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ, किससे, अर्हेनियस से, है ना। तो अर्हेनियस की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, KF = A1 E⁻ जहां पर KF है क्या, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, है ना। और A1 क्या है बेटे, ये है अर्हेनियस कांस्टेंट, है ना, फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, है ना। क्योंकि EA यूज कर रहे हैं आप, EA क्या होता है, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हुआ आपका EA, है ना। और सिमिलरली KB जो है वो क्या है बेटे, A2 E⁻ ठीक है, ये आपका KB है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ भाई, ये क्लास 12 का टॉपिक है ना, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए फैलना नहीं है। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, है ना, KF/KB। KF/KB क्या होता है बेटे आपका, K होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, और A1/A2 को आपने क्या लिख दिया, A लिख दिया, कांस्टेंट ही है ये भी। ठीक है, और E क्या लिख दिया बेटे आपने, EA-EB/RT। EA-EB/RT, और EA-EB जो है बेटे, यही टर्म क्या होता है आपका, डेल्टा H। वो बोले सर ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये भी कहाँ से आएगा बेटे, केमिकल काइनेटिक्स। इसमें आना, अब एक ग्राफ पढ़ेंगे, देखिए ये होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है। हाँ ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है बेटे, प्रोडक्ट है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, EA होता है ना, फॉरवर्ड एक्टिवेशन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या होता है, EB होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ क्या होता है, डेल्टा है। तो इसीलिए आप बोलते हैं क्या, EA-EB जो है
ये आपका डेल्टा एच हो जाता है। ठीक है, ईबी माइनस ई ए नहीं बोलना, क्या बोलना, ई ए माइनस ईबी। इससे आपका फायदा क्या है बेटे, छोटा टर्म माइनस बड़ा टर्म करेंगे आपको साइन मिलेगा नेगेटिव, है ना। और डेल्टा एच यहाँ पर एक्चुअली में होता भी क्या है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ई ए माइनस ईबी करते हैं, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो कैसा हो बेटे, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, वैन टॉप इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बेटे अपने को, इसके वेरियस फॉर्म्स को जानना है, लॉग वगैरह लेंगे। ठीक है, और उसके ग्राफ्स वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ लॉग लेते हैं, ये टर्म क्या बन जाएगा, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए, ठीक है, प्लस एल एन ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। एल एन का मतलब यहाँ पर क्या है बेटे, लॉग टू द बेस ई, लॉग टू द बेस ई। ठीक है, अच्छा इसमें ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा बेटे, आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ए। और क्या टर्म बच गया बताइए, एल एन ई बच गया, क्या बच गया बेटे, एल एन ई, है ना। और एल एन ई की वैल्यू जो है ये क्या होती है, वन होती है ना। ये तो आप मैथ्स के छात्र हैं भाई, आपको पता होगा, है ना। एल एन ई है और बेस क्या है, ई है। ठीक है, तो दोनों नंबर सेम है, इसीलिए वैल्यूज क्या हो गई बेटे इसकी, वन। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अरे नाम याद करके कुछ करना नहीं होता है, तभी तो मुझे नहीं आता है। ठीक है लेकिन वही पूछ रहा हूँ कि अगर याद रख लिए, आपको पता हो शायद, बेस तो इसको पढ़ते हैं ना, ये नंबर क्या होता है बताइए, आर्गुमेंट बोलते हैं पक्का, आर्गुमेंट ही है। ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या है, सेम है, अगर आप सही बोल रहे हैं तो, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी, वन होगी, चाहे वो कोई भी आर्गुमेंट या फिर बेस हो, कुछ भी हो। ठीक है, वैल्यू से वैल्यू वन होती है। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया बेटे फॉर्म नंबर टू। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हुआ बताइए, फॉर्म नंबर वन, है ना। मतलब है दोनों ही वैन टॉप इक्वेशन, दो अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, एल एन, एक तो लॉग वाला फॉर्म है, एक विदाउट लॉग वाला फॉर्म है। इस एल एन को अगर आपको कन्वर्ट करना है लॉग टू द बेस 10 में, तो क्या करना होगा बेटे बताइए, 2.303 लॉग के हो जाएगा, 2.303 लॉग के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए माइनस डेल्टा एच बाई क्या बेटे, आर टी। ठीक है, अब इसी नंबर से आप सभी को कर देंगे क्या, डिवाइड। तो log k इज इक्वल्स टू log a माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 क्या बेटे, आर टी, है ना। तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर क्या, थ्री, है ना, फॉर्म नंबर थ्री बेसिकली, है ना, फॉर्म नंबर थ्री। ठीक, तो तीनों ही फॉर्म्स का आप बनाएंगे अभी हम लोग क्या बेटे, ग्राफ। ठीक है, तो इस वैन टॉप इक्वेशन से क्या फायदा है बेटा, आप वो देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रिलेट हो रहा है किससे, टेम्परेचर से। ये इसका सबसे मेजर बेनिफिट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिलेट हो रहा है, टेम्परेचर से। ठीक है, पर एक लिमिटेशन भी है, वो क्या कि आप ना डेल्टा एच को कांस्टेंट मान के चलते हैं, है ना। पर आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है किरचॉफ इक्वेशन में, कि फॉर इवन फॉर ए केमिकल रिएक्शन डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन क्या, टेम्परेचर। किरचॉफ इक्वेशन पढ़ा था आपने, है ना। हाँ, एनसीपी डेल्टा टी नहीं, डेल्टा सीपी इज इक्वल्स टू क्या, वो तो फिजिकल के लिए होता है ना एनसीपी डेल्टा टी, वो फिजिकल के लिए, फिजिकल प्रोसेस के लिए था एनसीपी है ना। पर केमिकल के लिए भी किरचॉफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, तो अगर आप इस इक्वेशन को ना दो अलग अलग टेम्परेचर पे अप्लाई करेंगे, जो भी हम लोग करेंगे, ठीक है, तो उस समय इस डेल्टा एच को क्या माना जाएगा बेटा, कांस्टेंट माना जाएगा, जो कि इस इक्वेशन का क्या है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। ठीक है, समझ गए। चलिए नोट कर लीजिए इसे, वैन टॉप इक्वेशन।
देखो ये जो है ना उसके लिए कोई अलग टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स। अगर इसमें बात करें, ठीक है, तो ए को सेम लेके चलना है आपको, सेम लेके चलना है। हाँ, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट अज्यूम करते हैं आप, ठीक है। इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स में भी आप टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट अज्यूम करेंगे, A1 और A2 को, है ना। पढ़ते क्या है इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इन सब के साथ मर्ज करके टर्म बनता है ये। पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? क्या? यहाँ पर आप मेंशन कर देना बेटे क्या, कि ये कहाँ से आया है, फ्रॉम अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन, क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स। आई करूँ? जरा नोट में एक लाइन लिख लीजिए बेटे, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, पर लिख लीजिए नोट में। वैन टॉप इक्वेशन रिलेट्स, वैन टॉप इक्वेशन रिलेट्स द वेरिएशन ऑफ, relates the variation of equilibrium constant, variation of equilibrium constant with equilibrium constant with temperature, equilibrium constant with temperature, assuming the value of delta H remains constant, delta H remains constant, value of delta H remains constant, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए बेटे, अभी ग्राफ बनाने वाले हैं किसका हम लोग, ln के वर्सेस क्या, 1/t, मतलब कौन से फॉर्म का बेटे, फॉर्म नंबर 2 का। इसका ग्राफ बनाएंगे फॉर्म नंबर 2 का, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 2 में देखिए वाई एक्सिस पे कौन है बेटे, ln के है, हाँ कि ना।
है ना, और स्लोप क्या है इसका, स्लोप नेगेटिव माइनस डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, गलत जवाब। स्लोप डिपेंड करेगा डेल्टा एच की नेचर पे, बिकॉज डेल्टा एच भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है मेरे भाई, हाँ कि ना, ठीक है। तो m की जो वैल्यू है वो आपकी डेल्टा एच बाई आर है, हाँ कि ना, ठीक है। स्लोप मतलब है ना, और इंटरसेप्ट क्या था बेटे, एल एन ए। तो कंडीशन क्या है कि इफ डेल्टा एच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, इफ डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में, है ना, कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो स्लोप कैसा होगा, देखिए नेगेटिव होगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है, स्लोप आएगा नेगेटिव, है ना, ठीक है। तो ऐसा करके आपका ग्राफ बनेगा। तो क्वेश्चन रिवर्स पूछा था, ग्राफ बनाया था, डेल्टा एच पूछा था, है ना, कि डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, और यहां से लेके यहां तक की जो इंटरसेप्ट है वो क्या है बेटे, एल एन है ना। स्लोप की वैल्यू आपको पता लग गई, माइनस डेल्टा एच बाई आर, ठीक है। सिमिलरली इफ डेल्टा एच क्या है बेटे, नेगेटिव, है ना, देन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, पॉजिटिव। स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक माइनस है, इसका माइनस और इसका माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव बनने का मतलब ग्राफ का नेचर, नेचर तो आप बोलेंगे सेम ही है, पर स्लोप क्या हो गया बेटे, चेंज हो गया, है ना। स्लोप नेगेटिव से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ बना है तो इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव है, और ऐसा ग्राफ बना है तो डेल्टा एच क्या है बेटे, पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर यहां तक, बोलो। अच्छा, उसके बाद अगर आप ग्राफ बनाए फॉर्म नंबर 3 का, फॉर्म नंबर 3 का, तो फॉर्म नंबर 3 में आप बनाएंगे लॉग के वर्सेस क्या, 1/t, वर्सेस क्या, 1/t। तो अगर आप नोटिस करें तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला जो चेंज आपको दिख रहा है बेटे, है ना। तो हाँ, तो स्लोप की वैल्यू चेंज होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज होगी, है ना, पर जो मेन पॉइंट है, जो नेचर है वो सेम रहने वाला है ना, नेचर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो मैंने बना दिया, अब ये बना लेंगे, आपको बनाना पड़ेगा, बताइए, बन जाएगा, ठीक है। चलो बनाओ, देखते हैं भाई, बनाइए। चलिए आगे बढ़े, बन गया। अगर आप दूसरा वाला भी, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, माइनस डेल्टा एच बाई 2.303 आर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब इसी इक्वेशन को, जो आपकी फॉर्म नंबर 2 थी, है ना, एल एन वाली जो फॉर्म है, ठीक है, उसको आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे लगाएंगे, ठीक है। तो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, क्या अप्लाई कर रहे हैं आप बेटे, अप्लाइंग फॉर्म नंबर 2 को आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटे, ये बनेगी ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस डेल्टा एच बाई क्या बेटे,
RT1 है ना। सिमिलरली LnK2 आप चाहे तो लॉग के फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर उससे कुछ ज्यादा आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगा, है ना। दोनों ही लगभग लगभग सेम नेचर के आपको इक्वेशंस बनेंगे। ठीक, दो अलग अलग फॉर्म हमने बना दिया, और इसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया बेटे, क्या क्या कांस्टेंट है बताइए। ए और डेल्टा एच को अज्यूम कर लिया कि ये दोनों क्या है, कांस्टेंट, दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे हम लोग 2 - 1, क्या करने बेटे, 2 - 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आएगा T2, हाँ। ठीक, अब कर रहे हैं बेटे क्या, 2 - 1। 2 - 1 करेंगे, ये हो जाएगा LnK2 -LnK1। ये क्या हो जाएगा, LnK2/K1। हाँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, पता है आपको, LnK2/K1 है ना। Ln वाला टर्म कैंसिल, ठीक है, ये वाले टर्म पे प्लस आएगा, बताइए हाँ कि ना। ठीक है, तो डेल्टा H/R कॉमन निकाल लेंगे आप, 1/T1 -1/T2। तो ये भी आपका कह सकते हैं आप फॉर्म नंबर 4th कह सकते हैं, है ना। तीसरा चौथा फॉर्म ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का आप यूज करते हैं ये प्रिडिक्ट करने में कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, ठीक है, रिएक्शन किस तरफ मूव करती है। ठीक है, किस तरफ मूव करती है। मूव करने का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है या फिर घटती है। तो ऐसे ऐसे सोचो, किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है और किसी का 100 है, तो बताइए रिएक्शन में आप ये कह सकते हैं क्या कि जिसका 100 है उसके प्रोडक्ट की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या, 1 वाले से। सही है, क्यों, बिकॉज केसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, बोलो हाँ की ना। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हायर द वैल्यू ऑफ केसी, हायर इज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जितना ज्यादा केसी होता है उतना ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलता है। बोलो हाँ की ना। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से K2 K1 पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो आप ये बता पाएंगे कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा या फिर घटेगा। ये फायदा होता है इस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसको देखते हैं कैसे हम लोग यूज करेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एच का जो साइन है ना वो फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक फैक्टर प्ले करता है, ये भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है, तो डेल्टा एच को आपने पहले कर दिया फिक्स, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या अज्यूम कर ली बेटे आपने, पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज एंडोथर्मिक इन नेचर। कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक, एंडोथर्मिक नेचर है इसका अगर, एंड अज्यूम कर रहे हैं ऑल्सो क्या कि T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्या बेटे, मतलब आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज, टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखिए राइट साइड वाला जो टर्म है उसको जरा नोटिस करो, ये टर्म पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। कैसे, डेल्टा एच पॉजिटिव, आर इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये टर्म बनेगा T2 - T1/T1 T2, तो T1 T2 तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, T2 - T1 में इस वाले केस के कारण पॉजिटिव आएगा, तो देयर फोर आप कह सकते हैं LnK2/K1 क्या आ रहा है बेटे, पॉजिटिव। देयर फोर K2 इज ग्रेटर देन K1। ये कहां से आ गया मेरे भाई, ये लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा है आपने। लॉग पॉजिटिव कब होता है, जब, हाँ, जब आप 1 से बड़े नंबर का लॉग लेते हैं, ठीक है, किसी भी बेस पे, ठीक है, मतलब 1 से बड़े बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपका आंसर कैसा आता है बेटे, पॉजिटिव। आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो LnK2/K1 जो है इसमें ये 1 से बड़ा है, मतलब K2 इज ग्रेटर देन क्या बेटे, K1, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ठीक है, तो सिंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट increases, therefore reaction moves in कौन सी डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है बेटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि केसी बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी,
आगे की तरफ, टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज रिएक्टेंट हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं और प्रोडक्ट कहाँ लिखते हैं, राइट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आपका दूसरा केस बन जाए बेटे, व्हेन T2 इज लेस देन T1, अब क्या होना चाहिए बताइए। हाँ, अब आपका ln K2/K1 जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा, कहाँ खोई है, वापस आ जा। तो देयर फोर K2/K1 इज लेस देन क्या हो गया बेटे, 1 हो गया, ठीक है। तो K2 इज लेस देन K1, इसीलिए रिएक्शन कहाँ चली गई, रिएक्शन इज बैकवर्ड्स, ठीक है, रिएक्शन शिफ्ट करके कहाँ, बैकवर्ड्स, ठीक है। अच्छा, यही चीज अगर आप डेल्टा एच निगेटिव के साथ करेंगे तो सारा गेम उल्टा हो गया, आखिर ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड और डिक्रीज करने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि डेल्टा एच की वैल्यूज क्या है, ठीक है। और तीसरा केस, डेल्टा एच अगर 0 हो गया तो फिर मजे ही मजे, डेल्टा एच अगर 0 हो गया तो फिर ये वाला टर्म क्या हो गया बताइए, 0। और log 0 कब होता है, मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब रिएक्शन कहाँ शिफ्ट की, कहीं भी नहीं शिफ्ट की, ठीक है। तो उस केस में आप क्या बोलेंगे, नो शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन, क्या बोलना है आपको, नो शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसी को अगर आप समराइज कर देते हैं एक टेबल के हेल्प से, ठीक है, यहां पर बोल रहा हूं बेटे, ये मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर है बेटे डेल्टा एच, है ना, और ये है डेल्टा एच को ले लो पहले, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, है ना। और इस केस में कर रहे हैं बेटे क्या, T2 ग्रेटर देन T1 और यहाँ है T2 लेस देन T1, ठीक है। तो पहला वाला केस देखो क्या है, सिर्फ आपको एक फिलअप करना होगा, बाकी आप फिर अल्टरनेट करके भर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपका एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, रिएक्शन कहाँ चली गई थी, फॉरवर्ड, है ना, ये जो आपने केस किया था ना, एंडोथर्मिक था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, रिएक्शन कहाँ गई थी, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये अगर आपका फॉरवर्ड हो गया मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, फिर ये बैकवर्ड और ये क्या, फॉरवर्ड। इस प्रकार से आप इसको ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इफ डेल्टा एच इक्वल टू 0 देन K2 इज इक्वल्स टू K1, देयर फोर क्या बोलेंगे बेटे आप, नो शिफ्टिंग, क्या बोलना है आपको, नो शिफ्टिंग, ठीक है, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए बेटे आगे बढ़े, आगे करूँ। आगे करिए भाई। चलिए बेटा आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट लाइन डाल दीजिए। वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, विथ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। याद देखिए बेटा, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के हिसाब से कैसे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये रिएक्शन है आपके पास, A+2B गिव्स क्या बेटे, 4C मान लिया हमने, ठीक है। ये रिएक्शन है, ओके। इस रिएक्शन का अगर आपको केसी लिखना है, अज्यूमिंग कि ये एक्वस होमोजेनस गैस, होमोजेनस फेज का रिएक्शन है, ठीक है, तो फिर कैसे लिखा जाएगा बेटे, C⁴ डिवाइडेड बाई A⁴ और B⁴ ठीक है। अब एक ना एक हाइपोथेटिकल चीज करते हैं कि इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, या फिर n से, या फिर 3 से, किसी भी नंबर से कर लीजिए आप, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ जनरल फॉर्म में करने के लिए, तो Na प्लस क्या बनेगा बेटे, 2NB, और ये क्या बन जाएगा, 4NC। अब जो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ Kc डैश से, और वो कैसे लिखा जाएगा, C⁴ डिवाइडेड बाई A⁴ और B⁴ क्या, 2n, जिसको कि आप और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा Kc डैश इज इक्वल्स टू, देखिए हाँ यहाँ पर C⁴ बाई A और B⁴ क्या, 2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटे, पावर n, होल की पावर क्या, n। ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है। और यही टर्म क्या है बेटे आपका, Kc है, यही टर्म आपका क्या है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नए रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर वही नंबर किस में आ जाता है, पावर में आ जाता है। वही नंबर किस में आ गया, अब वो नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव से नहीं करेंगे आप, निगेटिव का मतलब यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। आपको पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है, 0 छोड़ करके, ठीक है। हाफ से भी कर सकते हैं आप, 1/3 से भी कर सकते हैं। हाफ से करने का मतलब क्या हुआ, सभी जगह हाफ लगा देंगे आप, है ना। तो केसी की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, मतलब रूट केसी हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। ये आपका रूल नंबर 1 है, सिंपल है बेटे, बताओ। ठीक है, अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, देखिए सब सिंपल सिंपल रूल्स है भाई, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन लिखने से अच्छा है बस समझिए वो क्या है और आगे बढ़ेंगे, है ना। रूल नंबर 2 क्या है, लेट अस सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, ए से बनता है 2B, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटे K1, एंड देन है 3C से बनता है क्या, D, 3C से क्या बनता है, D, ठीक है। और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या, K2।
द रूल इज कि अगर आप किसी दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या होती है। हाँ, मतलब इस रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर मैं इसको K3 बोलता हूँ, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटे, K1 इंटू K2। इसका बड़ा सिंपल प्रूफ है ना। K1 का एक्सप्रेशन लिखो आप B² बाई ए, K2 का एक्सप्रेशन लिखो D/C⁻³ और फिर इसका एक्सप्रेशन लिखो K3 का। और आप पाएंगे क्या कि K1 और इंटू क्या है उसके अंदर टर्म बेटे, K2। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। रूल याद रखेंगे, दो रिएक्शंस को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो जो नई रिएक्शन बनती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटे, एडेड रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट। रिएक्शन ऐड करने पे के ऐड नहीं होता, के ऐड नहीं होना, ठीक है। तो जो ऐड होने वाली प्रॉपर्टीज है वो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है बेटे, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा एस, ये सब ऐड होने वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपका जो ई नॉट सेल है ये ना ऐड होता है ना मल्टीप्लाई होता है। अगर आपको इसका ई नॉट दिया, इसका ई नॉट दिया है, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना ऐड ना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई होने वाली ये आपकी प्रॉपर्टी है, बोलो आ रहा समझ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या है बेटे, अगेन ये भी सिंपल सा रूल है। मान लीजिए 3C से बनता है क्या, 2B, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लीजिए क्या K। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर देता हूं तो 2B से क्या बन जाएगा बेटे, 3C, और इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगी, 1/K। इससे आसान कोई रूल जीवन में नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई रिएक्शन उल्टा किया, इसका मतलब रिएक्टेंट बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन गया, मतलब जो आपका एक्सप्रेशन था केसी का वो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपने क्या बोल दिया, वो केसी नहीं है, अब वो क्या है बेटे, 1/Kc, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अभी आपने तीन अलग अलग ऑपरेशंस देखे हैं। पहले ऑपरेशन में आपने मल्टीप्लाई किया एक नंबर से और कुछ नहीं किया, दूसरे में सिर्फ ऐड किया और कुछ नहीं किया, और तीसरे में सिर्फ उल्टा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। हाँ, जब क्वेश्चन बनेगा तो तीनों एक साथ करना होगा, तीनों एक साथ। आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर उल्टा भी करना पड़ सकता है और ऐड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस तो आज नहीं कर पाएंगे बेटे, क्या टाइम हो रहा है, ठीक। तो इसके रूल्स को अभी लिख लेंगे, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक सवाल मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगा, हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का, हाँ कि ना। तो बिना टेम्परेचर चेंज किए आपने रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई किया और केसी की वैल्यू चेंज हो गई, तो सवाल है क्यों। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम से बताइए, कल बताइए, ठीक है। आराम से सोचिए भाई कैसे, है ना। पॉइंट ये है कि आपने टेम्परेचर वगैरह चेंज किया नहीं, है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई किया, है ना, और सब कुछ भी हो रहा है, मतलब एन से मल्टीप्लाई करें तो केसी बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है ना। तो ये तो मजाक हो गया फिर कि केसी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये बोलना सही है फिर कि केसी इज ए फंक्शन ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिएक्शन चेंज कैसे होगा, अमाउंट बढ़ा दिया बस। हाँ हाँ, तो भाई जब लेक्चर 1 में आपको बोला था कि सर डी को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो फिर आप बोल रहे थे केसी तो कांस्टेंट रहेगा सर, कैसे भाई। वही तो चीज किया ना, आपने एन से मल्टीप्लाई किया, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कैसी बात कर रहा है तू। हाँ तो कैसे अलग है बता दो, दोनों में ही आपने अमाउंट इंक्रीज किया था, डी इंक्रीज किया, यहां पर भी आपने अमाउंट इंक्रीज किया है ना। तो ये क्या ड्रामा है, इस ड्रामा के बारे में आप पता करिएगा भाई, थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा। और जवाब ये है कि मैं ऑलरेडी आपको इस बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो टेम्परेचर इसमें भी सेम रहा, इसमें और इसमें टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है। चलिए ऐसे करके सोचिएगा बेटे, लिखते हैं जरा, रूल नंबर 1 में लिखिए, रूल 1, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड विथ a certain number
having having equilibrium constant Kc, having equilibrium constant Kc, then the equilibrium constant of new reaction, equilibrium constant of new reaction will become Kc की power n, Kc की power n, where n is the multiplied number, where n is the multiplied number. ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बेटा. हाँ, लॉजिक यही है भाई, सोचना है इसी बारे में. क्या? क्यों? अरे भाई, पानी का अमाउंट बढ़ा दें टेम्परेचर बदल जाएगा. ये पानी है, इसको ये अभी इतना इसको ज्यादा कर देता है, टेम्परेचर बदल जाएगा. चलो, ये रूल लिख लो बेटे, एग्जांपल लिखिए रूल 1 का. एक्टिव मास बढ़ जाएगा तो चलो, अगर ये बात भी मान लेता हूँ मैं, एक्टिव मास बढ़ जाएगा तो केसी बढ़ जाएगा, तो ये बोलो ना फिर कि हाँ केसी इज ए फंक्शन ऑफ स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बोलो ना फिर. ये बोलते क्यों नहीं हो? फिर ये गाना क्यों गाते हैं हम लोग कि केसी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली? अच्छा, इसमें इसमें कंडीशन लगी हुई है कि अगर सेम रिएक्शन है तो उस पर डिपेंड कर सकता है. हाँ भी बोलता है, ऐसा ऐसा होता तो फिर बताता मैं कंडीशन ऐसे होते थे. चलिए, लिख लिया बेटे, रूल नंबर 1 लिख लिए. आगे करो. नेक्स्ट लिखिए रूल नंबर 2. इफ टू रिएक्शंस आर एडेड, if two reactions are added, then the equilibrium constant of the new reaction will be the reverse of, sorry, will be the product of equilibrium constant of added reactions, equilibrium constant of added reactions. ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटे. किससे पूछेगा? है? और भी वेरिएबल्स है ना बेटा, और चाहिए वो, उसमें बाकी वेरिएबल्स एडजस्ट कर लेंगे, टेम्परेचर क्यों चेंज करेंगे? इतनी आसानी से नहीं भाई साहब.
थोड़ा सा तो सस्पेंस बनता है। क्या? ये सब आपस में बात करिएगा आप। रूल नंबर 3 लिख लीजिए पहले। अमाउंट सारे ही बढ़ रहे हैं, हाँ सारे बढ़ रहे, सेम फैक्टर से बढ़ रहे हैं, हाँ सेम ही रहना चाहिए। पर चेंज तो कर रहा है, केसी की पावर एन हो जा रहा है, रूल नंबर 3 लिखिए। इफ इफ a reaction is reversed, if a reaction is reversed, then then the equilibrium constant of new reaction will be reciprocal, will be reciprocal of the Kc of previous reaction, reciprocal of Kc of previous reaction। ठीक है, चलिए तो आपका होमवर्क है बेटे, होमवर्क नोट कर लीजिए। जो डीपीपी नंबर 1 है ना, इसे आप पूरा करेंगे, है ना। और जो मेंस की एक्सरसाइज है उसमें 1 से लेकर के 25 तक, मेंस एक्सरसाइज 1 से 25 अभी थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो बाद में लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, डीपीपी 1 और एक्सरसाइज की 1 से 25 मेंस तक कर सकते हो भाई, कहीं से भी करो, जवाब जवाब होता है। तुम थर्मो से मोल कंसेप्ट से रिलेट करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।